Good morning, future judges, advocates, and scholars. My name is Abhishek Mishra, and I welcome you all to your channel Lexify, Making Law Simple. I'll be teaching you guys the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is the very newest version of Indian Evidence Act 1872. तो सेक्शन अभी तक के वीडियोस में हम लोग सेक्शन 7 तक डील कर चुके हैं और सेक्शन 7 बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। सेक्शन 6 आपका मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट। पिछले वीडियो में यही दो सेक्शन डील किए गए थे और एग्जॉस्टिवली देखा था क्या है क्या नहीं है, TIP और बाकी सारी चीजें। अब इस क्लास में सेक्शन 8 से डील करेंगे हम लोग। सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो सेक्शन 6 की जो बेयर डिक्टम है, जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, वो पढ़ते हैं। सेक्शन 8, थिंग्स डन और सेड बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done, or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any of such person was a party to it. देखिए, इसमें ये एक इजी सेक्शन है, एक इजी प्रोविजन है और एक एग्जांपल से ही ये समझ में आ जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड विद अ सिंगल इजी एग्जांपल और उसके बाद फिर आप लोग अपना जो है इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। इन केस अगर इलस्ट्रेशन पढ़ने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फॉर दैट मैटर आप कभी भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्लास के बाद भी अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं और आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो यू कैन गाइज जस्ट post your doubts in the comment section, or I have also provided my social media handle and contact number in the description box. You can directly reach me out from that number. Okay, तो चलिए सेक्शन 8 समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए ABCD सेक्शन 8 का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो था सेक्शन 10। सेक्शन 10 में चीजें सेम है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला हुआ है। तो ABCD ये 4 लोग थे जिन्होंने एक प्लान किया रॉबरी करने का। ठीक है, रॉबरी करने का एक प्लान किया। कॉमन डिजाइन थी जिसमें कि मनी मतलब पैसे चुराने बैंक से। इसमें B जो है वो दिल्ली से मास्क खरीदता है, C बैंक की रेकी करता है और प्लान बनाकर ग्रुप में भेजता है, व्हाट्सएप ग्रुप में और एनी काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया। D जो है वो चुराए हुए पैसे को छिपा के रखता है, D। नाउ इस एग्जाम्पल में मान लीजिए A जो है ये B और C को नहीं जानता। A does not know B and C. A is ignorant of B and C. B and C, ठीक है। A is ignorant of B and C. A never met B, A never met C. ठीक। अब B और C, B ने इस कॉमन डिजाइन के तहत मास्क खरीदा, C ने इस कॉमन डिजाइन के तहत प्लान बनाकर ग्रुप में भेजा, बैंक की रेकी की। ये दो स्टेटमेंट्स A के अगेंस्ट भी एडमिसिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन डिजाइन था। जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज हैं वो आपस में एक दूसरे को जाने, लेकिन कॉमन डिजाइन के तहत एक पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे। इसलिए B और C के दिए हुए स्टेटमेंट्स A के अगेंस्ट एडमिसिबल हो जाएंगे। कॉमन डिजाइन के तहत ये एक ट्रांजैक्शन चल रहा था बैंक में रॉबरी करने का। B और C को A नहीं जानते थे। स्टिल B और C के बयान पे जो बयान होगा B और C का वो A के अगेंस्ट रेलेवेंट हो जाएगा
एडमिसिबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बस इतना ही है ये सेक्शन। एक बार आप पढ़िए इसकी बेयर डिक्टम। Where there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done, written by any one of such person in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring. As against each of the person believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of conspiracy. Conspiracy को भी prove करने के लिए इन सब के जितने भी हैं, मान लीजिए सिर्फ और बी और सी का ही एग्जाम्पल लें तो इन दोनों के स्टेटमेंट्स को से कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव की जा सकती है कि हाँ दैट दीज गाइज वर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी, दीज गाइज वर इन्वॉल्व्ड इन द इन प्लानिंग आउट द कॉन्स्पिरेसी, राइट। So, purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. या फिर कोई भी मतलब बी और जैसे बी और सी के स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि ए भी प्लान में था, भले ही ए बी और सी को नहीं जानते थे, तो वही लिखा हुआ है as for the purpose of showing that any such person was a party to it. ए भी प्लान में था, ऐसा नहीं कि ए प्लान से बाहर था। तो ये था हमारा सेक्शन 8। Now comes section 9। देखिए सेक्शन 9 को ना हम लोग पॉपुलरली जानते हैं प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से। सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलिबाई। What does this plea of alibi means, right? What does this plea of alibi means? Plea of alibi का मतलब होता है two facts cannot coexist together. Two facts cannot coexist together. Plea of alibi का मतलब होता है two facts cannot coexist together. Section 9 plea of alibi. Two facts cannot coexist together. Plea of alibi. If one fact is true, then the other has to be false. अगर एक तथ्य, एक फैक्ट सही है तो दूसरे को गलत होना पड़ेगा, या एक फैक्ट गलत है तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, यही है प्ली ऑफ एलिबाई। इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो दृश्यम मूवी का 2 अक्टूबर वाला सीन है, जिसमें मर्डर करने के बाद 2 अक्टूबर और वो सारी कहानी है। दैट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। नॉनदलेस विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन सबसे पहले तो बेयर डिक्टम देखते हैं। When facts not otherwise relevant becomes relevant. Fact not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. अगर वो inconsistent है किसी fact in issue से, inconsistent है किसी fact in issue से या फिर relevant fact से, inconsistent है किसी फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से। सेकंड, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable या improbable। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। The question is whether A committed a crime at Chennai on a certain day। क्या ए ने कोई क्राइम किया है चेन्नई में किसी पर्टिकुलर दिन पे? द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रेलेवेंट। मान लीजिए क्वेश्चन है ए कमिटेड क्राइम एट चेन्नई। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब एक फैक्ट आता है, एक तथ्य है कि ए जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन लद्दाख में थे।
तो क्या ये रेलेवेंट नहीं हो जाएगा? ये लॉजिकली भी रेलेवेंट है। भाई मैंने एक क्राइम प्रयागराज में किया, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है दैट वेदर अभिषेक हैज कमिटेड अ क्राइम इन प्रयागराज और नॉट, और मैं कोर्ट में ये जाकर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि मैं उस पर्टिकुलर डेट पे उस पर्टिकुलर टाइम में प्रयागराज में नहीं था, मैं उस टाइम जयपुर में था, मैं उस टाइम प्रयागराज में नहीं था, या किसी ऐसी जगह था जहां पर उस पर्टिकुलर टाइम में प्रयागराज होना मेरे लिए इम्प्रॉबेबल था, इम्पॉसिबल था। तो क्या ये फैक्ट, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये रेलेवेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और इसी के बेसिस पे होगा, इस बेसिस पे होगा कि जो क्वेश्चन है वेदर अभिषेक कमिटेड क्राइम, ये मेरे जो फैक्ट्स दिए, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि मैं नहीं था, ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इम्प्रॉबेबल बना देते हैं, हाईली इम्प्रॉबेबल है। क्यों? क्योंकि एक ही समय में मैं जयपुर में और इलाहाबाद में नहीं पाया जा सकता, राइट? मेरी प्रेजेंस एक ही समय में दो सिटीज में नहीं हो सकती, या मेरी प्रेजेंस एक ही सिटी, एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे दो सिटीज में, वो भी जिसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो, वो हाईली इम्प्रॉबेबल है। दिस इज प्ली ऑफ एलिबाई, राइट? आगे पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट near that time when the crime was committed, A was at a distance from that place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible. Improbable है, impossible नहीं हो सकता, maybe, and that he committed it is relevant. Highly improbable बना देता है इस चांस को कि अभिषेक जयपुर में भी है और इलाहाबाद में भी है, और इलाहाबाद में सेम डे सेम टाइम पे उसने क्राइम भी कमिट किया है, और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है जहां पर वो दिखा रहा है कि वो उस टाइम पे जयपुर में था। दिस इन इटसेल्फ मेक्स द फैक्ट दैट अभिषेक हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, और इट मेक्स द फैक्ट हाईली इम्प्रॉबेबल दैट अभिषेक हैज कमिटेड द क्राइम। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। क्वेश्चन अगेन वही है, वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। The circumstances are such that crime must have been committed either by A, B, C or D. ठीक है, circumstances ऐसे बनते हैं कि चार अक्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि A ने किया है या नहीं, लेकिन अक्यूज है चार, A, B, C, D. Every fact which shows that crime could have been committed by no one else and that it was committed by B, C or D. और जो भी फैक्ट्स, जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि या तो बी कर रहा है, या तो सी कर रहा है, या तो डी कर रहा है। मान लीजिए या तो बी करता है, या तो सी करता है, या तो डी करता है। ये फैक्ट्स और ये बाकी के रेलेवेंट फैक्ट्स, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और बाकी के जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि बी, सी और डी कर रहे हैं, लेकिन ए नहीं है इस पर्टिकुलर किलिंग में, इस पर्टिकुलर क्राइम में। तो जो बी, सी और डी के लिए जो फैक्ट्स आ रहे हैं, वो ए के ना होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं ना। हाईली प्रोबेबल है दैट ए हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। देखिए, वेदर ए कमिटेड अ क्राइम और नॉट, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अक्यूज है चार, A, B, C and D। ठीक है, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 एंड फैक्ट 5। ये पांच के पांचों फैक्ट ये बताते हैं कि B, C या D, ईदर B, ईदर C और ईदर D हैज कमिटेड द क्राइम। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, ईदर बी, सी और डी हैज कमिटेड द क्राइम। क्या इस सेंटेंस को पढ़कर आपके दिमाग में ये नहीं इन्फर होता है कि ए ने क्राइम नहीं किया है? ये पांच फैक्ट्स हैं, प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, जो ये दर्शाते हैं कि या तो बी ने किया है, या तो सी ने किया होगा, या तो डी ने किया होगा, लेकिन ए ने नहीं किया होगा। इस सेंटेंस से ये इन्फर हो रहा है ना कि बी, सी, डी कर सकते हैं, ए ने नहीं किया है। ए ने नहीं किया है, इस पर्टिकुलर फैक्ट की हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस पर्टिकुलर फैक्ट से, इन पर्टिकुलर फैक्ट्स के प्रूव हो जाने से। दिस इज द प्ली ऑफ एलिबाई, दिस इज द प्ली ऑफ एलिबाई।
क्वेश्चन था यहाँ पर वेदर ए कमिटेड अ क्राइम और नॉट, और फैक्ट है यहाँ पर 5 जो दर्शाते हैं कि बी सी डी ने किया है। वो अलग मैटर है कि किसने किया है, लेकिन ए ने नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने इनकंसिस्टेंट बना दिया। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये हाईली प्रोबेबल है कि ए ने क्राइम नहीं किया है। ठीक, तो ये था हमारा प्ली ऑफ एलिबाई। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूफ करने का जो बीओपी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, वो आपका अक्यूज्ड पर ही आता है, और बहुत स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ आता है अक्यूज्ड पे। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 सुप्रीम कोर्ट का ही केस है ये। इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है ये प्ली ऑफ एलिबाई का, पूछा जाता है। In this case, it was held that plea of alibi will be looked upon by the court with suspicion. शक के घेरे में देखा जाएगा plea of alibi को. In this case, in the case where prosecution evidence is strong, जहां पर prosecution evidence is strong and the plea of alibi is taken at the stage of defense पे plea of alibi ली गई है, the court will look upon the plea with suspicion. कोर्ट उसको शक के दायरे में देखेगा। द बर्डन विच विल लाई अपॉन द अक्यूज, जो बर्डन अक्यूज के ऊपर लाई करेगा विल बी स्ट्रिक्ट एंड हाई। स्ट्रिक्ट होगा और बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत हाई होगा, विच सिग्निफिकेंटली मीन्स दैट इट हैज टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर प्ली ऑफ एलिबाई है तो वो प्रूव होना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी स्ट्रिक्ट एंड हाई। प्ली ऑफ एलिबाई विल बी required to be proved with absolute certainty. वही मैं कह रहा हूँ, beyond reasonable doubt प्रूव होना जरूरी है, absolute certainty के साथ प्रूव होना जरूरी है। Of the presence of the accused at the time of place of the commission of the offense. ठीक, तो जो plea of alibi है उसका absolute certainty के साथ प्रूव होना इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले लेने से नहीं होता, उसको प्रूव करना होता है। वो बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर बहुत बड़ा होता है। ओके, नाउ सेक्शन हमारा हो गया सेक्शन 9, राइट। प्ली ऑफ एलिबाई वाज आवर सेक्शन 9। अब हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 10। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेक्शन है, एक बार पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स टेंडिंग टू enable court to determine amount are relevant in courts for damages. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. ठीक है, those facts, जो भी facts damages को affect कर रहे हैं वो relevant हो जाते हैं इस particular section में। Facts relevant when right or custom is in question. कोई भी राइट और कस्टम जब क्वेश्चन में आता है तो उन राइट और कस्टम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, सच फैक्ट्स आर रेलिवेंट। क्लॉज ए, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कोई राइट कोई कस्टम शुरू होता है, क्रिएटेड, क्लेम किया गया होता है, मॉडिफाई किया गया होता है, रिकॉग्नाइज किया गया होता है, असर्ट या डिनाई किया गया होता है, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विथ इट एग्जिस्टेंस, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो उस पर्टिकुलर राइट और कस्टम के ना होने की संभावना बताता है, ना वही लिखा हुआ है ना, विच वॉज इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, ना होने की संभावना जताता है, वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। Clause B, particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised. ऐसे वो सारे instances जहां पर वो particular right या custom claim किया गया हो,
रिकॉग्नाइज किया गया हो या फिर एक्सरसाइज किया गया हो। राइट एक्सरसाइज होता है, कस्टम कुड बी सेलिब्रेटेड, है ना, कस्टम को अगर सेलिब्रेशन के उसमें देखें तो इट कुड बी सेलिब्रेटेड। ऐसे वो हर सारे मौके वो भी रेलेवेंट हो जाते हैं। और इन विच एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, या फिर ऐसे वो सारे इंस्टेंसेस जहां पर किसी राइट और कस्टम पर डिस्प्यूट किया गया हो, डिस्प्यूट एज इन असर्टेड, डिनाई किया गया हो, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट्स आपके रेलेवेंट हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू अ फिशरी, क्या ए के पास फिशरी का राइट है? अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, एक ऐसा डीड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि ए के एंसेस्टर पर फिशरी राइट्स कॉन्फर करता है। Mortgage of fishery by A's father, a subsequent grant of fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which exercise of right was stopped by A's neighbor are relevant facts. Okay, self-explanatory है pretty much. Section 12. Facts showing existence of state of mind or of body or of bodily feeling. ठीक है। सेक्शन 12, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडीली फीलिंग। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे वो फैक्ट्स जो किसी स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करता है, ऐसे फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करता है। सेक्शन 12, सीधा एसेंशियल्स देखते हैं, ठीक है। Facts showing existence of state of mind. Facts showing existence of state of mind, such as in state of mind के state of mind क्या है? State of mind यही होता है intention आपका, या तो intention होगा या फिर किसी पर्टिकुलर फैक्ट का नॉलेज होगा या फिर मोटिव भी होगा, है ना। यही सब होता है स्टेट ऑफ माइंड। गुड फेथ, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, जब गाड़ी चलाते हैं तो रैशनेस आती है ना। पैसे देखते हैं तो इल विल हो जाती है ना। या फिर गुडविल, इल विल और गुडविल एक साथ लिख देते हैं, गुडविल हो जाती है ना। टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग, किसी भी पर्सन के टूवर्ड्स ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ माइंड की कैटेगरीज है। ओके, स्टेट ऑफ माइंड इज सब डिवाइडेड इनटू these 6 or 7 कैटेगरीज। और टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, टूवर्ड्स, यही लिखते हैं, टूवर्ड्स any particular person, towards any particular person, और showing the existence of any state of body or bodily feeling, ठीक है। या फिर स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है या फिर बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स के बारे में बताते हैं वो फैक्ट्स, ठीक है। बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, बॉडी मतलब बॉडी में कहीं चोट है, बॉडी में कहीं दर्द है, बॉडी में कहीं कुछ हो रखा है, कहीं ऑपरेशन हो रखा है ना। तो वो सारी चीजें, वो जो फैक्ट्स बताते हैं वो फैक्ट्स आर रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी फीलिंग इज एन इशू और रेलेवेंट, या रेलेवेंट हो जब किसी भी केस में वो स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट होता है या बॉडी या बॉडीली फीलिंग रेलेवेंट होती है। उन केसेस में वो फैक्ट्स जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं टुवर्ड्स एनी पर्सन या बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। दो एक्सप्लेनेशन हैं इसमें। एक्सप्लेनेशन 1, अ फैक्ट relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question. देखिए, मान लीजिए एक मर्डर होता है, ठीक है, एक मर्डर होता है जिसमें ए मर्डर बी, है ना। अब ए अक्यूज्ड है ना,
ए मर्डर बी। इस एग्जाम्पल में अक्यूज है ए, ठीक। प्रोसिक्यूशन ए का इंटेंशन प्रूव करेगा, कब का? जब ए बी का मर्डर कर रहा था। जनरल इंटेंशन, जनरली कैसा वो आदमी है, जनरली वो क्या क्या मोटिव होता है, कब कब वो गुड फेथ में होता है, जनरल नहीं होना चाहिए, यही लिखा है इसमें। अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड। रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर क्या है? एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ मर्डर व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए, यही रेलेवेंट होगा, बाकी और कुछ रेलेवेंट नहीं होना इसमें। अगर स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, स्टेट ऑफ माइंड के रिस्पेक्ट में एक ही स्टेट ऑफ माइंड तभी रेलेवेंट होगा, उसी टाइम का स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट होगा जब ए बी का मर्डर कर रहा होगा। उसके पहले का स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा, उसके बाद का स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट नहीं होगा। उस टाइम क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा है वो रेलेवेंट होगा। मान लीजिए इंटेंशन ना रहा हो मारने का, या इंटेंशन रहा हो मारने का, इंटेंशन ही आएगा स्टेट ऑफ माइंड में। नेग्लिजेंस से मार दिया है ना, गलती से मर गया, और रैशनेस से मर गया है ना। तो वो a fact relevant as showing the existence of state of mind must show that state of mind exists not generally but in reference to a matter particularly in question. Not generally मतलब at the time of the commission of the offense. Not generally का मतलब होगा यहाँ पे at the time of the commission of the offense. Now explanation 2. But where upon a trial of a person accused of an offense, ऐसे ट्रायल में जहां पर accused है एक ऑफेंस का, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section. Previous conviction of suspension and also previous conviction की बात कर रहा है कि अगर कोई accused है जिसने पहले भी इस तरह का ऑफेंस कर रखा होगा, सेम कैटेगरी का ऑफेंस कर रखा होगा, जिस कैटेगरी में ट्रायल चल रहा होगा, तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज being tried by some other court for that similar kind of offense, or that he has been convicted for the similar kind of offense. ये fact relevant हो जाएगा। Illustration पे आते हैं। Illustration A. A is accused of receiving stolen good, knowing them to be stolen. A के ऊपर accusation है stolen goods को receive करने का, ये जानते हुए भी कि वो जो भी goods हैं वो stolen है। It is proved that he was in possession of particular stolen articles. और ये prove भी हो चुका है that वो he was already in possession with some stolen articles. The fact that at the same time, उसी समय पे he was in possession of many other stolen articles is relevant. वो उसी टाइम पे और भी, सिर्फ पर्टिकुलर नहीं, और भी उसके पास जो सामान पाया गया वो सारे भी चुराए हुए सामान थे, स्टोलन आर्टिकल्स थे, ये रेलेवेंट हो जाता है। As tending to show that, और ये पर्टिकुलर चीज ये दर्शाती है that he knew each and all of the articles which he was in possession to be stolen. उसको पता था। State of mind, knowledge आ गया ना, knowledge। knowledge, state of mind। फिर से देखिए, A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of those articles which he was in possession was to be stolen. एक का एक ट्रायल चल रहा था जहां पर उसके ऊपर एक्यूजेशन था कि उसके पास कुछ पर्टिकुलर, मान लीजिए ए वॉज बीइंग ट्राइड और ए के पास मिलते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, ठीक। ये 5 तरह के आर्टिकल मिलते हैं ए के पास जो कि स्टोलन होते हैं, स्टोलन आर्टिकल्स, ठीक। प्रूव्ड है, ये स्टोलन आर्टिकल्स हैं, प्रूव्ड है, और ये ए के पास मिलते हैं। अब एक फैक्ट आता है कि जहां पर ए रहता था, ए के रेजिडेंस पे, इन 5 आर्टिकल्स के अलावा आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10,
भी मिला, बरामद हुआ, ठीक। और ये भी स्टोलन था, स्टोलन आर्टिकल थे, ये भी स्टोलन आर्टिकल थे। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है, ये एक्यूजेशन है, ठीक है, दिस इज द एक्यूजेशन। और इस एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट एज नॉलेज। relevant as knowledge that A, क्योंकि A के पोजीशन में ये स्टोलन आर्टिकल्स भी थे और ये स्टोलन आर्टिकल्स का ट्रायल चल रहा था, that A was in the possession of all, ये लिखा हुआ है ना, A knew that, sorry, he knew that each and every article was to be stolen. ये वाला फैक्ट है जो रेलेवेंट है, ये वाला फैक्ट, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये एक्विजिशन है, इसका ट्रायल चल रहा है, ये आर्टिकल्स पाए गए हैं उसके पास, इन आर्टिकल्स पे क्वेश्चन है, ये आर्टिकल्स प्रूव हो गए कि ये स्टोलन थे और ये ऑलरेडी स्टोलन थे, ये फैक्ट है, ये रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक। यही है इलस्ट्रेशन ए। नाउ इलस्ट्रेशन बी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट करेंसी व्हिच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट he knew it to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted, यहाँ previous conviction की बात है, A had been previously convicted for delivering to another person a genuine counterfeit currency, knowing it to be counterfeit is relevant. मतलब अगर previous conviction है सिमिलर मैटर में या सेम मैटर में, तो वो सिमिलर मैटर या सेम मैटर रेलेवेंट हो जाएगा फ्रेश मैटर में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ए जो है करेंसी डिलीवर कर रहा था मान लीजिए बी को, यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन है वो कुछ ऐसा है कि ए करेंसी डिलीवर कर रहा था बी को, करेंसी डिलीवरी की मैटर था, और ए को पता था कि वो करेंसी काउंटरफीट थी, काउंटरफीट करेंसी थी, राइट। अब काउंटरफीट थी, कोर्ट गया मैटर ए का, द फैक्ट दैट ए किसी और मैटर में, ए जो है किसी और मैटर में ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका था, कन्विक्ट ऑफ डिलीवरिंग द फेक करेंसी। तो ये जो कन्विक्शन है ना वो इस पर्टिकुलर मैटर में रेलेवेंट हो जाएगा, प्रीवियस कन्विक्शन। ये कन्विक्शन पहले हुआ है तो ये प्रीवियस कन्विक्शन है ये वाला, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन इस फ्रेश मैटर में रेलेवेंट हो जाएगा। यही है हमारा सेक्शन 12। प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है। प्रीवियस कन्विक्शन वाज टॉक्ड इन एक्सप्लेनेशन 2। तो ऑलरेडी हमारी आधे घंटे से ज्यादा की क्लास हो चुकी है और इसमें इलस्ट्रेशंस काफी ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचने का रीजन ये है कि क्लास फिर बोरिंग हो जाती है। इसमें ऑलमोस्ट पी तक है, तो काफी ठीक ठाक इसमें अच्छे इलस्ट्रेशंस भी हैं। इनके आप लोग सारे इलस्ट्रेशंस पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने डील किया है इंटेंशन से और नॉलेज से और सिर्फ एक्सप्लेनेशन 2 प्रीवियस कन्विक्शन से। बचता है आपका मोटिव बचता है, गुड फेथ बचता है, नेग्लिजेंस मोटिव शायद नहीं था उसमें, ठीक है, मोटिव उस लिस्ट में नहीं था। स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल था। हाँ, मोटिव नहीं था। गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल के भी इलस्ट्रेशंस इसमें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। इंटरैक्टिव वीडियोस बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। I'll instantly give you the replies
और इन केस कमेंट सेक्शन में आप नहीं कंफर्टेबल है पूछने के लिए, तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड माय कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो थ्रू इट, पढ़िए, और ना समझ में आए तो मुझे बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट विथ रिस्पेक्ट टू भारतीय साक्षर नियम, और फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट. तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.